हाय एंड वेलकम टू इंडिया टॉक्स। आज हम देखते हैं एक देशभक्त को जो बहुत नाराज है जब उसने बोल दिया किसी रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक है, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया कभी सुपर पावर नहीं बन सकता, या आप सुपर पावर बन के क्या करेंगे। मैं चाहता हूं कि इंडिया सुपर पावर बने, लेकिन क्या इंडिया सुपर पावर बन रहा है, ये प्रश्न है आज हमारे सामने। सो लेट्स सी, पहले ये कंट्रोवर्सी हुई क्या। तो ये है एक यूट्यूब पे एक एटी केटी नाम का चैनल है, इसमें ये भाई साहब ने क्या कहा है ये देखते हैं पहले। क्यों रघुराम राजन को भारत के सुपर पावर बनने से दिक्कत है? भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? और क्यों बनना चाहिए? मतलब क्यों बनना चाहिए? क्या भारत एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, या क्यों भारत को एक सुपर पावर बन जाना चाहिए? But can the world's largest democracy really become the next great superpower? भारत को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए 2.5 फ्रंट्स पर लड़ाई करनी। भारतीय सेना ढाई मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार। कैसे भारत के कुछ लोग भारत की इस बढ़ती साख से दुखी हैं? क्यों भारत के कुछ लोग भारत को ही तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों भारत की भाई दुखी नहीं है, मैंने 7-8 कंट्रीज डिटेल में देखी हैं। चप्पा चप्पा अमेरिका कनाडा का घूमा हुआ है। भारत का हाल क्या है वो समझते हैं आप गए हैं अमेरिका की रोडों पे, भारत की रोडों का हाल देखा है आपने। ये भाई साहब लोग कहाँ से आते हैं सीरियसली। सब पर अटैक करने वाले लोग भगत सिंह बना दिए जाते हैं? ये सब जानेंगे, देखते रहिए आज की बात। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक टर्म और रिपीट कराया जाए एज अ गवर्नर। पर 2014 में सरकार बदली और 2015 में रघुराम राजन का टर्म समाप्त होते ही उन्हें हटा दिया गया। तब से अब तक रघुराम राजन के मुखमंडल से जो कुछ भी निकला है वो एक सम्मानित व्यक्ति के मुख से नहीं निकलना चाहिए। कल ललन टॉप में रघुराम राजन से पूछा गया कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, और ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। यह प्रश्न आया क्योंकि करंट गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन इस बात को पुश कर रही है कि भारत ने सुपर पावर बनने का एक लक्ष्य रखा है। 2047 की टाइमलाइन भी रखी गई, पर कई मिनिस्टर्स का मानना है कि उससे पहले ही यह अचीव हो जाएगा। पर रघुराम राजन का इस प्रश्न पर उत्तर कुछ चौंकाने वाला है। भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं? सुपर क्यों बनना चाहिए? मतलब क्यों बनना चाहिए? उससे क्या करेंगे हम? और देशों को मारेंगे? और सर, यहाँ से प्रतीत होता है कि रघुराम राजन जी को मात्र ये लगता है कि मिलिट्री शक्ति को ही सुपर पावर बनना कहते हैं। भारत 2036 तक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर देख रहा है, नॉलेज महाशक्ति बनने की ओर भी भारत देख रहा है। पर इन सबको यदि भारत अचीव करता है तो भारत दूसरे देशों को मारेगा। ये कैसे कहा जा सकता है? पता नहीं कौन सा लॉजिक है, पर रघुराम राजन स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ऐसा ही होता दिखता है। अभी थोड़े दिन पहले रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देखते हुए कहा कि हम बहुत ही लकी होंगे यदि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% तक भी पहुंच जाए तो। भारत की ग्रोथ 7.8% और 7.6% रही पहले 2 क्वार्टर। अब ये ग्रोथ देखकर इस पर रघुराम राजन से प्रश्न किया, तो उन्होंने ऊट पटांग गोल गोल। चलिए भाई साहब, हम मान लेते हैं रघुराम राजन बेवकूफ है, उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, उसको कुछ नहीं आता। लेकिन आपको पता है भारत का हाल क्या है, भारत की इकोनॉमी क्या है। चीन हमसे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ये आप रिसर्च करिएगा। अमेरिका के कंपैरिजन में भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। हम $3 ट्रिलियन है, उनकी शायद $27 ट्रिलियन है। वो 2 गुना या 4 गुना नहीं, कई गुना बड़े हैं हमसे। तो हम कहाँ से उनका मुकाबला कर लेंगे। और हम मिलिट्री पावर की बात नहीं करते, ठीक है हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, हमें फक्र है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि कोई लश्कर ए तोयबा का या अलकायदा का व्यक्ति आके मुझे मार डालेगा। मुझे डर लगता है भारत की पुलिस से। जिस जितनी भ्रष्ट भारत की पुलिस है, उतनी भ्रष्ट पुलिस जितने भी देश मैंने देखे हैं, कम से कम उसमें नहीं देखे। और अब मैं बताता हूं आपको कि भारत सुपर पावर 2045 तक, क्या 2050 तक भी नहीं बन पाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है।
भारत की जो जुडिशियरी है वो बैलगाड़ी की रफ्तार पे चलती है। और इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, इतना शर्मनाक एग्जाम्पल कि जितने आप अंधभक्त लोग हैं जो छाती पीट पीट के कहते हैं अरे चंद्रयान पहुंच गया, मंगलयान पहुंच गया, ये यान पहुंच गया, वो यान पहुंच गया, कभी आपने ये सोचा है कि जो धरती पे लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है? हम हिंदुस्तानी लोग सुरक्षित महफूज इसलिए हैं कि कोई ना कोई सैनिक हमारे लिए जान दे रहा है। कहाँ पे? सीमाओं पे। और ऐसी ही जान दी थी सैनिकों ने 1965 की जंग में और 1970 में, और कई सैनिकों की मौत हुई थी सिर्फ जंग में नहीं, ऑन ड्यूटी इंसर्जेंसीज में और उसमें। और ऐसी ही एक विधवा का नाम था विद्या देवी, जो जिसका केस ये है, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 8 जनवरी 2020 को ये जजमेंट आया। और ये जजमेंट तब आया जब ये विधवा औरत, जो एक सैनिक की विधवा थी, इसने 53 साल केस लड़ा। सुनिए फिर से महोदय, 53 साल इस सैनिक की विधवा ने केस लड़ा। इसके पति की मृत्यु शायद 65 की जंग में हो गई थी। और एक और विद्या देवी थी हिमाचल प्रदेश में ही, उन्होंने 25 साल केस लड़ा, तब जाके उनको न्याय मिला। तो ये जो विद्या देवी थी, इन्होंने 53 साल केस लड़ा। अब और जमीन इनकी किसने हड़पी थी? स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ही हड़पी थी, बिना प्रोसीजर फॉलो किए, बिना कुछ किए। तो एक बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट जज थी, अब वो रिटायर हो गई हैं, मैडम इंदु मल्होत्रा। उन्होंने ये कहा कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन था। जो देश अपने ही सैनिकों की विधवाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता हो, वो कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। तो हम आम नागरिकों की क्या बात करें? इस गति पे चलती है देश की जुडिशियरी। 53 साल आपको फंसा दें झूठे केस में, आप लड़ेंगे 53 साल झूठा केस? आप जानते हैं 53 साल कहते किसको हैं? आधी सेंचुरी। जब सचिन तेंदुलकर क्वार्टर सेंचुरी मारता है तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों को, हाफ सेंचुरी मारता है तो बड़ी खुशी होती है, और जब फुल सेंचुरी मारता है तो और भी बड़ी खुशी होती है। इस विधवा से आप जाके पूछिएगा कि क्या इसको खुशी हुई थी जब 53 साल बाद इसे न्याय मिला था? 53 साल हड्डियां रगड़ जाती हैं कोर्ट में। आपको शर्म आनी चाहिए एज अ भारतीय, और आपको माफी मांगनी चाहिए इन सैनिकों की विधवाओं से जिनको अन्याय पे अन्याय मिलता है इस देश में। देश के हर न्यायाधीश, हर नेता और देश के हर नागरिक को ऐसे सैनिकों की विधवाओं से माफी मांगनी चाहिए। और देश में, विश्व में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि किरण रिजिजू ने बोला कि लगभग 5 या 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है देश की विभिन्न न्यायालयों में। और जज का बेटा ही जज बने ये जरूरी नहीं होना चाहिए। जुडिशरी में देखिए आज भी परिवारवाद है। कितने लोग जज के बेटे ही जज क्यों बन रहे हैं भाई? क्यों आपको दूसरे लोग नहीं मिलते क्या जज बनने के लिए? तो आप भाई साहब, आपको शत शत प्रणाम। आप चाहते हैं कि देश के सैनिकों की विधवा इसी तरह 53 साल अ, अदालतों के चक्कर काटती रहे? बहुत अच्छी बात है। आप कल क्या, आज सुपर पावर बन जाइए, लेकिन थोड़ी सी इज्जत अपने देश की सैनिकों की विधवाओं, जिनकी वजह से आप और मैं सुरक्षित बैठे हैं घर पे, थोड़ी सी इज्जत कम से कम उनको दे दें। तो अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है, आप लोग वो पार कर चुके हैं। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए ऐसे सैनिकों की विधवाओं से जो कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं अलग अलग कारणों से। और इस विधवा का तो मकान और जमीन स्वयं भारत देश के हिमाचल प्रदेश ने हड़पा था। और भी मेरे को बहुत से केसेस पता है, बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब पहले मार्स पे जाइए, जरूर जाइए, प्लूटो पे भी जाइए। और लेकिन ये 53 साल वाला जो आपका रिकॉर्ड है, इसको 53 सेकंड में क्या 53 महीने में भी आप कन्वर्ट कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद।